हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11वीं का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये इसलिए है क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आंसर को इकाई में लिखना। यदि आप आंसर को इकाई में नहीं लिखते या फिर गलत इकाई लिख देते हैं, जहां सेंटीमीटर लिखना होता है वहां मीटर लिख देते हैं, तो आपके दो ना सही एक नंबर कटना पक्की हो जाती है। तो हमें नंबर की जरूरत है, हमें पेपर में अच्छे नंबर लाना है, तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इन इकाइयों पर। इस इकाई को देखने में तो आसान लगती है, 7 मूल इकाइयां, इसको आप याद भी कर लोगे। पर यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि इकाई को मीटर में कब रखना है और मोल में कब रखना है पदार्थ की मात्रा को, यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल्स के आंसर काट पीट के सही ला सकते हैं, पर आंसर की लास्ट में जो आप आंसर लिखते हैं उसको यदि सही इकाई में नहीं रखा तो आपके एक नंबर कट जाएंगे। इसलिए हमें 7 मूल इकाइयों को अच्छे से समझना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा में ऐसा ही पद्धति आपने 10th में 11th में तो आए अब 10th में आपने आधारभूत इकाइयों की ऐसा ही पद्धति पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी, याद भी की होगी। एक बार पुनः रिवाइज करने वाले हैं कक्षा 11वीं में। यहाँ पे लिखा है आधार भौतिक राशि, यहाँ पे अपन आधार भौतिक राशि देखेंगे। फिर यहाँ राशि का प्रतीक की इस आधार भौतिक राशि को किस सिंबल से, किस अक्षर से डिनोट करते हैं, अल्फाबेट से या स्मॉल लेटर से, किससे डिनोट करते हैं। इसके बाद ऐसा ही इकाई का नाम, जो ये अपना भौतिक राशि है इसकी इकाई क्या है इसको हम यहाँ पे शो करेंगे। फिर इसके बाद इस इकाई का जो सिंबल होता है, इस इकाई का जो मात्रक होता है, इस इकाई के संकेत होते हैं, उस संकेत को हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। सबसे पहले लंबाई। आप जानते हैं आप किसी भी चीज को लंबाई में नापते हैं, जैसे कि आप किसी दूरी को लंबाई में नापते हैं, किसी की लंबाई, जैसे कि इस ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यानी कि आयत की लंबाई को आप नापते हैं मीटर में। क्या आप इसको सेंटीमीटर में नाप सकते हैं? जी हाँ, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। पर क्या आप इसको किलोमीटर में नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते ना। तो उस विषय में इधर पढ़ते हैं अपन कि सबसे शुरू यहां से शुरू करते हैं कि आधार भौतिक राशि, सबसे पहले लंबाई की जो ऐसा इकाई होती है वो होती है मीटर। लंबाई को अपन शो किससे करते हैं? स्मॉल लेटर के एल से, कैपिटल लेटर के एल से शो नहीं कर देना, नहीं तो वो लीटर हो जाएगा। यहाँ पे लंबाई है तो इसको स्मॉल लेटर के एल से शो करना है। और इसका जो इसकी इकाई जो होती है वो होती है मीटर। हम भी जब कभी भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसमें लंबाई लेंथ दी होगी तो उसको हमको मीटर में चेंज करके ही करना पड़ेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व। यदि आप नैनोमीटर कई बार न्यूमेरिकल में दिया रहता है, आप नैनोमीटर ही लेकर सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा गलत। हमें जो है लेंथ को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। जब भी नैनोमीटर में आपको दूरी दी हो तो उसको पहले मीटर में चेंज करेंगे, बाद में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो लंबाई का सिंबल होता है, लंबाई का जो प्रतीक होता है, संकेत होता है, वो होता है स्मॉल एल, और इसकी इकाई जो होती है वो होती है मीटर, और मीटर का मात्रक होता है स्मॉल एम। कभी कैपिटल एम से शो नहीं कर देना, नहीं तो फिर वो मोल रद्दा हो जाएगी। हमको किससे शो करना है मीटर को? स्मॉल एम। इसके बाद दूसरी चीज है हमारे पास द्रव्यमान। आप तो द्रव्यमान जानते हैं। द्रव्यमान कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें पदार्थ निहित होता है, जिसमें पदार्थ अंदर उपस्थित होता है, उस चीज को हम कहते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान भौतिक राशि है, इसको हम शो करते हैं स्मॉल एम से। किससे शो करते हैं? स्मॉल एम से। इसके बाद इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ग्राम में यदि दिया हो, मिलीग्राम में दिया हो तो उसको किलोग्राम में चेंज कीजिएगा, बाद में सॉल्व कीजिएगा। या फिर कई न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें ग्राम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप जब बिलियन वाला पढ़ेंगे उसमें मूलतः चाहिए, तो हम कभी जब किसी सॉल्यूशन में किसी चीज को डालते हैं तो ग्राम में डालते हैं, किलोग्राम में नहीं डालते, तो उसमें ग्राम की जरूरत पड़ेगी। पर अधिकतर न्यूमेरिकल्स में किलोग्राम की भी जरूरत पड़ जाती है। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान का जो प्रतीक होता है वो होता है स्मॉल एम। इसके बाद जो इसकी इकाई होती है उसको हम कहते हैं किलोग्राम, और किलोग्राम को शो करते हैं केजी से। इसके बाद समय जो है, टाइम को शो करते हैं स्मॉल टी से। टाइम को किससे शो करते हैं? स्मॉल टी से। कभी कैपिटल टी से शो नहीं कर देना, नहीं तो कैपिटल टी से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा। हमें इससे शो करना है, किससे? स्मॉल टी से। तो समय का एक मात्रक संकेत होता है टी। इसका जो मात्रक होता है, समय की जो इकाई होती है वो होती है सेकेंड। सेकेंड को अपन स्मॉल एस से शो करते हैं। इसके बाद विद्युत धारा, आप तो जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट, आप सबके घर में एसी अल्टरनेटिंग करंट आता है, एसी करंट आता है आप सबके घर में। इसके बाद इसी करंट को हम कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होती है इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम शो करते हैं आई से, कैपिटल आई से। इसका मात्रक होता है एम्पियर, और इसका एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल ए। इसके बाद उष्मा गतिकीता, आप सब जानते हैं कि
हर किसी की ह्यूमन बॉडी कुछ गर्म होती है, कुछ टेम्परेचर होता है उसका, और ताप तो आप जानते हैं कमरे का ताप होता है। किसी भी चीज को जब आप चाय पीते हैं तो चाय गर्म लगती है, चाय का भी ताप होता है। तो उसी उष्मागति की ताप को हम नापते हैं टेम्परेचर को केल्विन में। उष्मागति की ताप का जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल टी, और इसका जो मात्रक होता है केल्विन, उसका संकेत होता है कैपिटल के। इसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का जो सिंबल होता है वो होता है एन। एन क्यों होता है? क्योंकि ये किसी पदार्थ की अमाउंट होती है, किसी पदार्थ की मात्रा होती है, और मात्रा को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल एन से। तो पदार्थ की मात्रा का सिंबल हो जाएगा स्मॉल एन। पदार्थ की मात्रा को नापते किसमें? पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल में। मोल नहीं समझ में आ रहा? मोल को अपन मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि एक मोल का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। एक मोल का मतलब बेसिक मतलब तो ये होता है कि एक मोल मतलब उसके अंदर 6.022 into 10 की पावर 23 परमाणु या फिर अणु या फिर आयंस हैं। तो मोल को हम मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इसका मात्रक देख लेते हैं, इसका संकेत देख लेते हैं कि मोल का संकेत क्या होता है? MOL। स्मॉल एम नहीं, ये आप कैपिटल ले सकते हैं, नहीं स्मॉल ही लीजिएगा, MOL। पदार्थ की मात्रा का सिंबल होता है, इसका मात्रक होता है मोल, जिसको हम शो करते हैं MOL, मोल से। इसके बाद लास्ट चीज है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जो होती है उसको यहाँ पे समझाना 11th में वैसे आपकी जरूरत नहीं है, तो समझाना जरूरी नहीं है, पर ज्योति तीव्रता के बारे में आप ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये एक्चुअली फिजिक्स का है, इसलिए यहाँ पे समझाना जरूरी नहीं है, और ये आपकी 11th में यहाँ पे 12th से आना है, 12th के बाद आना है, और ज्योति तीव्रता को अपन ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले, प्रकाशिकी में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंट है यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसका मात्रक पर। तो मात्रक जान लेते हैं। ज्योति तीव्रता को हम शो करते हैं IV से, और इसका मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला को शो करते हैं CD से। ज्योति तीव्रता जो एक्चुअली होती है वो होती है लाइट में से निकलने वाली तीव्रता, जो किसी एंगल से निकलती है, किसी ठोस से टकराने के बाद निकलती है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए ज्योति तीव्रता का सिर्फ सिंबल याद रखें, IV होता है, और इसका मात्रक होता है कैंडेला, जिसको हम शो करते हैं CD से। तो देखने में ये चीज आसान लग रही है, इसका बेसिक समझ में आया है, इस चीज को याद तो करना पड़ेगा हमको। समझ में आ गया तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि आप लेंथ को, लंबाई को नापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को नापेंगे किलोग्राम में, समय को नापेंगे सेकेंड में, और विद्युत धारा को एम्पियर में, उष्मागति की ताप यानी कि टेम्परेचर को नापेंगे केल्विन में। डिग्री सेल्सियस में नहीं नापते, उसकी SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट में डिग्री सेल्सियस नहीं आता है, SI यूनिट में आता है केल्विन। डिग्री सेल्सियस अधिकतर फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस का यूज होता है जब आपको भी बुखार से पीड़ित होते हैं, जब आपको बुखार चल जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो अधिकतर फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आपको बताता है कि आपको इतने डिग्री सेल्सियस बुखार है, इतने डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है आपका, यानी कि इतनी बुखार है। तो नॉर्मल यूज हम फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में करते हैं, पर यदि अपन से पूछा जाए कि उष्मागति की ताप का SI यूनिट क्या होता है, SI इकाई क्या होती है, तो वो होती है केल्विन, जिसको शो करते हैं कैपिटल K से। इसके बाद पदार्थ की मात्रा का होता है सिंबल N, जिसका मात्रक होता है मोल यानी कि MOL। इसके बाद ज्योति तीव्रता जो होती है उसको IV से शो करते हैं, इसका मात्रक कैंडेला होता है। अब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी व्युत्पन्न इकाइयां और बहुत कुछ आगे पढ़ने वाले, जब तक कि पहले इसे आप नोट्स करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने मूल इकाइयां तो लिख ली होंगी, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ व्युत्पन्न इकाइयों के बारे में। व्युत्पन्न इकाइयां वे इकाइयां होती हैं जिसको हम मूल इकाइयों से ही बनाते हैं। मूल इकाइयां जैसे कि आप लोग साधारण मूल इकाइयां जानते हैं, उसके बाद उन्हीं इकाइयों से आप इन इकाइयों को बनाते हैं जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न इकाइयां। आपने साधारण मूल इकाइयां पढ़ी थी। इसके अलावा दो कुछ अलग से इकाइयां होती हैं जिसको हम कहते हैं अनुपूरक इकाइयां। अनुपूरक इकाइयां जो होती हैं वो एक्चुअली उसका ज्यादा यूज नहीं होता, आप 11th की मैथमेटिक्स में उसका यूज करने वाले हैं। हालांकि जैसे कि होता है एक समतलीय कोण, जिसको अपन कहते हैं रेडियन, मतलब समतलीय कोण होता है, उसकी इकाई होती है रेडियन, जिसको अपन RAD से शो करते हैं। आप 11th की मैथमेटिक्स में इसको समझने वाले, इसको करने सॉल्व करने वाले। और एक होता है घन कोण, जिसका होता है स्टेरेडियन, जिसको अपन SR से शो करते हैं। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन, जिसको अपन SR से शो करने वाले। चलिए ठीक है, 7 मूल इकाइयां आपने पढ़ी है। इसके बाद ये 2 मूल इकाइयां और हो गई। तो उन 7 मूल इकाइयों में से जो मूल इकाइयां कहलाती हैं, उन मूल इकाइयों में से आप जो है इन इकाइयों को व्युत्पन्न करते हैं, मतलब उन्हीं मूल इकाइयों से आप इन इकाइयों को बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं व्युत्पन्न इकाइयों को। व्युत्पन्न इकाइयों में सबसे पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है, इसकी इकाई होती है क्षेत्रफल की, इसको मीटर स्क्वायर से शो करते हैं।
अब आप पूछेंगे कि क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर ही प्रतीक क्यों होता है, मतलब इसकी इकाई जो होती है वर्ग मीटर क्यों होती है, ये भी समझ लेते हैं। आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, या फिर होता है अधिकतर होता है मीटर गुणित मीटर, यानी इकाइयों में यदि देखा जाए तो मीटर गुणित मीटर इसकी इकाई होती है। लंबाई गुणित जब भी आप निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, या फिर आप निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल मीटर का स्क्वायर कर देते हैं, उसकी एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा कर देते हैं, तो वो जो इकाई निकलती है वो हमेशा निकलती है मीटर गुणित मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर में, वर्ग मीटर में। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो होती है वर्ग मीटर, या फिर उसका प्रतीक होता है मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम जानते हैं आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है अधिकतर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो आप जानते हैं कि लंबाई को भी मीटर से शो करते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से शो करते हैं, और ऊंचाई का भी जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। तो इस प्रकार से मीटर गुणित मीटर इस प्रकार से हो जाता है घन मीटर। इसको हम प्रतीक में देख सकते हैं मीटर क्यूब लिखते हैं, एम क्यूब लिखते हैं। इसके बाद घनत्व, घनत्व का सूत्र आप जानते हैं, घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान को आप किससे शो करते हैं, आपने मूल इकाई में पढ़ा, द्रव्यमान को हम किलोग्राम से शो करते हैं। तो द्रव्यमान को हमने लिख दिया किलोग्राम, और आयतन को किससे शो करते हैं, अभी अभी निकाला घन मीटर से शो करते हैं, तो घन मीटर रख दिया, किलोग्राम को शो करते हैं केजी से, और अपॉन में मीटर क्यूब लिखेंगे। तो अपॉन में मीटर क्यूब ना लिख के अपन लिख सकते हैं मीटर का इनवर्स क्यूब, मीटर का इनवर्स क्यूब लिख सकते हैं। इसके बाद वेग को किससे शो करते हैं, वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे में समय। तो विस्थापन को अपन किससे शो करते हैं, मीटर से। विस्थापन यानी क्या होता है, दूरी, दूरी और विस्थापन में हालांकि अंतर है थोड़ा, पर नॉर्मल अपन जब बोलते हैं तो विस्थापन को दूरी मतलब कह सकते हैं, थोड़ा अंतर है, उसको नहीं कह सकते चाहिए, लेकिन अपन देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक की बीच की जो दूरी होती है वही तो विस्थापन होता है, तो इसको हम विस्थापन कह देते हैं। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को अपन, एक विस्थापन की इकाई होती है मीटर और समय की इकाई होती है सेकंड, तो इसको मीटर अपॉन सेकंड लिख सकते हैं, या फिर अपन लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार से वेग की इकाई आपको निकालते बनने लगेगी मीटर पर सेकंड, और इसका जो प्रतीक होता है मीटर सेकंड इनवर्स, इसको भी आप जान चुके हैं। चलिए बल की बात करते हैं। बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान को अपन शो करते हैं केजी से, और त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो उस प्रकार से अपन यदि निकालते हैं तो आएगी किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्योंकि बल का क्या होता है, एक्चुअली बल जो है F इक्वल टू ma के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, ma के नाम से ये जो बल का सूत्र है F इक्वल टू ma, ये बहुत ज्यादा फेमस है, आपने कई बार किया होगा 10वीं में। तो बल को आप निकाल सकते हैं, F से शो करते हैं, इसकी इकाई क्या होगी, m यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम से शो करते हैं, a यानी कि एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण कहते हैं हिंदी में। तो त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और m की इकाई होती है किलोग्राम, तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसकी इकाई, या फिर बल की जो नॉर्मल इकाई होती है वो होती है न्यूटन। न्यूटन जिसको आपने कई बार पढ़ा होगा, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। इसके बाद है दाब। दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, या फिर दाब को आप नॉर्मली कहते हैं, दाब की जो इकाई होती है उसको कहते हैं आप पास्कल। तो पास्कल बहुत सिंपल है, इसको आप याद कर लेंगे, इस दाब की इकाई होती है पास्कल। यदि आप उस रूप में निकालना चाहे किलोग्राम वगैरह के रूप में, तो दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल को अपन ने क्या लिखा है, बल को लिखा है अपन ने किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। जब आप बल की इकाई के प्रतीक को इसकी यानी कि क्षेत्रफल की इकाई के प्रतीक से भाग दे देंगे तो इतना आ जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कार्य या ऊर्जा। आपने क्लास 10वीं में, क्लास 9th में आपने कार्य ऊर्जा के बारे में बहुत पढ़ा होगा। तो कार्य यानी कि होता है वर्क, इंग्लिश में कहते हैं वर्क, ऊर्जा यानी होती है एनर्जी। कार्य और ऊर्जा दोनों का जो मात्रक होता है सेम होती है, इसकी दोनों की इकाई क्या होती है, सेम होती है। इसको आप जनरली कहते हैं जूल। जनरली क्या कहते हैं, कार्य ऊर्जा की इकाई होती है वो होती है जूल। यदि आप इसको इस प्रकार से भी निकालना चाहें तो उसके लिए क्या लगा सकते हैं आप, कार्य का फॉर्मूला, कार्य का क्या होता है, कार्य जो होता है वर्क यानी कि W, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। यहां पूर्ण लिख रहा मैं, विस्थाप करके ये मैं डॉट लगा देगा, विस्थापन।
कार्य का सूत्र होता है W का बल गुणित विस्थापन। तो बल का फॉर्मूला, बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई आप रख सकते हो न्यूटन, और न्यूटन रख सकते हो, और विस्थापन की इकाई रख सकते हो आप मीटर। तो क्या बन जाएगा? जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। यानी कि कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या निकल सकती है? प्रतीक जो होगा उसका वो हो जाएगा इकाई का प्रतीक न्यूटन मीटर या फिर जूल। यदि और ज्यादा इसको वैसी फॉर्म में रखना है आपको तो क्या कर सकते हो? इस बल को, बल का आपने क्या रखा था? बल का होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और लास्ट में क्या है? विस्थापन की 1 मीटर का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, 1 मीटर का गुणा और कर देना है। तो यहाँ पे अपन रख दिया इसकी बल की इकाई किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर इसलिए हो गया है कि मीटर स्क्वायर ना लिख के अपन लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में मीटर, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं आप मीटर। बल की इकाई आपने रख दी किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इसके बाद गुणित में था तो गुणित लिख दिया, विस्थापन को शो करते हैं अपन मीटर से। तो यहाँ पे मीटर का मल्टीप्लाई जब इस मीटर में हो जाएगा तो ये वाला मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मीटर का मल्टीप्लाई नहीं किया था, मीटर का गुणा नहीं किया था, और डायरेक्टली लिख दिया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इस प्रकार से कार्य की इकाई आप निकाल सकते हैं जूल या फिर न्यूटन मीटर या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इसके बाद लास्ट है अपने पास आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आवर्तकाल पे डिपेंड होती है। वो एक्चुअली जो आवृत्ति का सूत्र होता है वो होता है 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल। आप कक्षा 11वीं में ही आवर्तकाल के बारे में फिजिक्स में लास्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कक्षा 11वीं में आएगा, ये आपको कक्षा 11वीं की फिजिक्स में आने वाला है कि आवृत्ति जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल। तो 1/आवर्तकाल से आप निकाल सकते हैं, इसको जनरली बोल सकते हैं 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की इकाई जो होती है वो होती है सेकंड। यदि इसको मैं लिखूं 1/सेकंड फॉर्मूले के हिसाब से, आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल को हम शो करते हैं सेकंड से, तो 1/सेकंड लिखा। तो ये सेकंड जो है एक्चुअली यहाँ पे सेकंड प्लस में है, इसके ऊपर क्या है? प्लस की पावर है। जब ये ऊपर चली जाती है तो किस में हो जाती है? सेकंड माइनस में हो जाती है इसकी पावर, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड इनवर्स। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था सेकंड इनवर्स, ये हो गया सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स होती है आवृत्ति की मात्रा की इकाई। इसके बाद आवृत्ति को अपन जनरली शो करते हैं, वो करते हैं हर्ट्ज से। हर्ट्ज की इकाई, हर्ट्ज को अपन सूत्र, जो हर्ट्ज का जो प्रतीक होता है वो होता है Hz। तो यदि आपको इतना समझ में आया तो इतना समझ लीजिए। इसके बाद आगे और बढ़ते हैं, तब तक पहले से नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट डाउन कर दी, तो गाइस आपने नोट कर लिया। इसके बाद हम कुछ भौतिक राशियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जैसे कि द्रव्यमान और भार। कई बार कई बच्चों को लगता है कि द्रव्यमान और भार दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर द्रव्यमान और भार में बहुत ही ज्यादा अंतर है। इसलिए हमें जब द्रव्यमान और भार का यूज करते हैं तो उसको संभल के करना चाहिए, क्योंकि जो द्रव्यमान होती है किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान बोलते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है, उसमें जितना पदार्थ निहित होता है उसकी मात्रा को ही हम द्रव्यमान बोलते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसमें जितना पदार्थ निहित होगा उसकी मात्रा को हम बोलते हैं द्रव्यमान। जबकि जो भार होती है वो उसी वस्तु पर जो आप सब गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय बल के बारे में जानते हैं। गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है F=mg, है ना। गुरुत्वीय बल जो होता है, हम सबको जो है नीचे की ओर से एक गुरुत्वीय बल लगता है जो खींचे रखता है पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो वो जो बल होता है वो लगता है ऊपर से नीचे की ओर। जो गुरुत्वीय बल होता है वो ऊपर से नीचे की ओर लगता है, और उसका सूत्र होता है F=mg। यहाँ पे जो g होता है उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये F जो है उसको कहते हैं गुरुत्वीय बल, और जो g है उसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होती है, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है गुरुत्वीय बल, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही कहलाता है उस वस्तु का भार, जो किस पे डिपेंड होता है। एक्चुअली यहाँ पे F=mg होता है। यदि आप किसी वस्तु का भार निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है W=mg। इस सूत्र से ही हम जो है किसी वस्तु का भार निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ पे जो m है, ये m चीज क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। जो अपन द्रव्यमान पढ़ रहे थे उसको हम शो कर सकते हैं m से। जबकि जो भार होती है, यदि हमें भार निकालना है तो भार के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा? W=mg का। तो यदि आपको द्रव्यमान और भार समझ में आया तो बस आयतन में बढ़ती है। आयतन जो होता है
किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का आयतन वह जगह होती है जितनी जगह वो घेरता है। मान लीजिए किसी कोई भी वस्तु है, वो जितनी जगह घेरती है उस चीज को कहते हैं हम आयतन। आयतन का नॉर्मली जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई होता है। और इसकी यदि हम इकाई देखना चाहें, मात्रक देखना चाहें, तो लंबाई को शो करते हैं मीटर से, चौड़ाई को भी शो करते हैं मीटर से, ऊंचाई को भी शो करते हैं मीटर से। तो इस प्रकार आयतन की इकाई क्या हो सकती है, मीटर क्यूब। एक्चुअली जो आयतन होता है उसकी इकाई तो मीटर क्यूब होती है, पर आयतन की यदि परिभाषा पूछता है तो आयतन की परिभाषा में अपन लिखेंगे कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। इसके बाद ताप है। ताप तो आप जानते हैं, किसी भी टेम्परेचर को अपन ताप बोलते हैं। ताप क्या होती है, किसी भी वस्तु से जितनी ऊष्मा निकलती है, जितना क्या होता है उसका टेम्परेचर होता है, उसको अपन ताप कहते हैं। ताप को शो करने के लिए तीन चीजें बनाई गई है, एक तो केल्विन, दूसरा डिग्री सेल्सियस, तीसरा फ़ारेनहाइट। तीनों में डिफरेंस है, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग सूत्र हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी न्यूमेरिकल्स के साथ, और ये केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करती है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्मूले देंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। अभी पढ़ते हैं ताप के बारे में। आप ताप जानते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इसकी इकाई होती है। मेन इकाई क्या होती है इसकी, होती है मेन इकाई केल्विन। तो केल्विन में शो करते हैं। ताप क्या होता है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, किसी भी बॉडी का है, किसी भी वस्तु का टेम्परेचर भी कह सकते हैं आप, जो होता है वो होता है ताप। किसी का भी टेम्परेचर ताप कहलाया जाता है। इसके बाद घनत्व की बात करते हैं। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। किसी वस्तु का द्रव्यमान और द्रव्यमान को किसी वस्तु के आयतन से भाग देने पे हमें घनत्व मिल जाता है। द्रव्यमान को शो करते हैं m से, और आयतन का जो आपने निकाला, आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से यहाँ मीटर क्यूब रख दिया जाए तो द्रव्यमान घनत्व की इकाई क्या बन जाती है, किलोग्राम। इसको किलोग्राम लिखे तो बेहतर होगा, ये m इसका सिंबल था, यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम। तो इस प्रकार से घनत्व की इकाई क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, मीटर इनवर्स क्यूब। इस प्रकार से घनत्व की इकाई हो जाएगी किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। यदि ये चीजें समझ में आई तो इसके बाद हम जो है आगे की जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इकाई 1 के और केमिस्ट्री, रसायन 11th के, उन सबको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। अब तक के लिए यदि ये समझ में आए तो इसे नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।